Hello everyone and welcome back to your favorite practice focused JEE channel. Periodic properties इनऑर्गेनिक का एक टॉपिक है. पहले इनऑर्गेनिक में काफ़ी ज़्यादा टॉपिक थे, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में से कुछ पेपर्स में क्वेश्चन आता था, कुछ पेपर्स में नहीं आता था. पर चूंकि अब नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक टॉपिक्स काफ़ी कम हो गए हैं, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का वेटेज सडनली JEE के क्वेश्चन पेपर्स के लिए बढ़ गया है. आप देख सकते हैं कि 1 से 2 सवाल इस चैप्टर से रिलेटेड कई बार मिक्सचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग या कई बार मिक्सचर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ हर साल पूछे जा रहे हैं. आज हम ये देखेंगे कि एक थ्योरेटिकल टॉपिक के क्वेश्चंस को किस तरीके से 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करें कम से कम टाइम में. दैट इज द टारगेट ऑफ दिस सेशन. दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गो थ्रू द सेशन टिल द एंड. आप एंड तक रुकें और देख के जाएं कि हम कैसे कैसे टिप्स और ट्रिक्स इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इस्तेमाल कर सकते हैं. उससे पहले एक चीज़ याद दिला दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ओपन टेस्ट का लिंक है. इस ओपन टेस्ट के लिंक को क्लिक करें एंड अटेम्प्ट करें एक्स्ट्रा मार्क्स का ओपन टेस्ट. इससे आपको ये भी एनालाइज हो जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन की गाड़ी कैसी चल रही है. तो आइए शुरू करते हैं. बट बिफोर डायरेक्टली गोइंग इनटू द क्वेश्चंस, मैं एक छोटा सा एनालिसिस आपको दिखाना चाहूँगा ऑफ 2025 से 2021 तक का. नॉर्मली ये होता है कि एक थ्योरेटिकल चैप्टर से उतने ज़्यादा इंटीजर टाइप क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और अगर आप ये एनालिसिस देखेंगे तो ये प्रूव भी हो रहा है. 2025 में टोटल 28 क्वेश्चंस थे, जिसमें से 28 के 28 सिंगल चॉइस थे, एक भी न्यूमेरिकल नहीं था. सिमिलरली 2024 में 23 आउट ऑफ 24 सिंगल चॉइस, 2023 में 17 आउट ऑफ 18 सिंगल चॉइस, एंड 2022 में सिमिलर टू दैट ऑफ 2025 0 इंटीजर्स और 15 के 15 सिंगल चॉइस. ठीक है, ये एक थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट एनालिसिस भी है क्योंकि 22 और 23 में ड्यू टू द कोविड थोड़े पैटर्न्स डिफरेंट थे. अब 2024 2025 के पैटर्न्स थोड़े डिफरेंट है. नंबर ऑफ इंटीजर क्वेश्चंस उस टाइम ज़्यादा थे, बट स्टिल इसके ज़्यादातर क्वेश्चंस सिंगल चॉइस फॉर्मेट में आ रहे हैं. तो आप अब थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं कि न्यूमेरिक टाइप में इसके क्वेश्चंस के आने के चांसेस काफ़ी कम है. राइट, इस चीज़ को भी हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे आज सेशन में कि ज़्यादातर वेटेज किस सेक्शन ऑफ द चैप्टर का है, क्योंकि इस चैप्टर को हम नॉर्मली 2 से 3 सेक्शंस में बांट सकते हैं. ठीक है, वो भी देखने की कोशिश करेंगे, और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू क्या हम क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. स्टेटमेंट: फ्लोरीन हैज मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप. गलत है, क्लोरीन का ज़्यादा होता है, फ्लोरीन से ज़्यादा नेगेटिव होता है. सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज फॉल्स. स्टेटमेंट नंबर 2: ऑक्सीजन हैज लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप. अगर ऑक्सीजन वाले केस में देखा जाए तो एक्चुअली सल्फर और सेलेनियम का ऑक्सीजन से ज़्यादा नेगेटिव होता है. सो अगर ट्रेंड आप अगर देखोगे, इनफैक्ट टेलूरियम से भी ज़्यादा होता है. अगर आप ट्रेंड देखोगे तो सल्फर ग्रेटर देन सेलेनियम ग्रेटर देन टेलूरियम देन ऑक्सीजन वहाँ पे आता है. सो स्टेटमेंट नंबर 1 इसका एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन इज ड्यू टू. नाउ एनोमलस बिहेवियर के बारे में आप सब जानते हैं कि सेकेंड पीरियड्स के जो एलिमेंट है वो सारे के सारे थोड़ा उल्टा सीधा बिहेव करते हैं इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल ट्रेंड. ठीक है, ऐसा क्यों है? स्मॉलर साइज एंड लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? नहीं. लार्ज साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? नहीं. लार्ज साइज एंड लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? नहीं. स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? एब्सोल्युटली. सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स थोड़े छोटे होते हैं, एंड अगर आप पी ब्लॉक की तरफ जाएंगे तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है. हमारे पास एलिमेंट्स है लाइक नाइट्रोजन, हमारे पास एलिमेंट्स है फ्लोरीन, हमारे पास एलिमेंट्स है ऑक्सीजन. तो इन सब के साइज छोटे होने के कारण और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण ये नॉर्मल एलिमेंट्स अपने ग्रुप में जो है उससे थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करते हैं. सो ये एनोमलस प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन था. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. Assertion: there is a considerable increase in covalent radius from nitrogen to phosphorus. However, from arsenic to bismuth, only a small increase happens in covalent radius observed. Okay. Covalent and ionic radii in a particular oxidation state increases down the group. ठीक है, चलो let's see.
First statement is that there is a considerable increase in covalent radius from nitrogen to phosphorus. होता है, ऑर्बिट बढ़ता है, पर जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता रहता है वैसे वैसे आफ्टर डी ब्लॉक एलिमेंट्स कॉन्ट्रैक्शन भी आना शुरू हो जाता है. सो अगर आप नीचे वाले एलिमेंट्स में देखेंगे तो नीचे वाले एलिमेंट्स में जो साइज गैप है वो कम होता जाता है. सो स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज आल्सो ट्रू, बट द प्रॉब्लम इज स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट आंसर. सिंपल बात है ना, लेंथ और नेट कॉन्ट्रैक्शन तो कहीं मेंशन ही नहीं है स्टेटमेंट नंबर 2 में. कोवेलेंट रेडिया एंड आयनिक रेडिया इन अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ऑब्वियसली आपके ऑर्बिट्स बढ़ते जा रहे हैं तो साइज तो इंक्रीज करेगा ही, लेकिन कहीं पे लेंथ नेट कॉन्ट्रैक्शन की बात नहीं है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. IUPAC name of an element is Anium. Then the element belongs to nth group of the periodic table. The value of n is Anium. इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? इसका एटॉमिक नंबर होगा 111. Anium. Anium ऑब्वियसली किस ग्रुप से बिलोंग करेगा? ऑब्वियसली वो 11th ग्रुप से बिलोंग करेगा. जब आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे तो ऑब्वियसली वो 11th ग्रुप से बिलोंग करेगा. सो द करेक्ट आंसर इज 11th. इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल पूरा याद रखने की ज़रूरत नहीं है. इसके लिए आप एक सिंपल सा लॉजिक याद रख सकते हैं. एक कन्फिगरेशन का तरीका होता है n-2f ns n-1d np. नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इस कन्फिगरेशन में भरे जाते हैं. पहले n-2f भरेगा, फिर ns भरेगा, फिर n-1d बढ़ेगा, फिर np बढ़ेगा. तो इस तरीके से आप आउटर ऑर्बिट की कन्फिगरेशन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Along the period, the chemical reactivity of the elements gradually increases from group 1 to group 18. Okay. क्या बता रहा है? Chemical reactivity group 1 से group 18 तक बढ़ती है. Okay. The nature of oxides formed by group 1 elements is basic while that of group 17 is acidic. Statement 2 तो सही लग रहा है. Statement 1 सही नहीं लग रहा. क्योंकि सोडियम highly reactive, और वहीं आप बढ़ते बढ़ते एल्युमिनियम की तरफ जाओगे तो रिएक्टिविटी घट भी जाती है फ्रॉम सोडियम टू एल्युमिनियम. सो दैट इज वाई स्टेटमेंट नंबर 1 इज फॉल्स ऑब्वियसली, बट स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट, क्योंकि जो मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट्स लिस्टेड बिलो इज. ओके, हमारे पास एलिमेंट्स कौन से हैं? आर्गन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और सल्फर. आर्गन तो नोबल गैस है, तो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगी, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि आर्गन सबसे हाईएस्ट होगा. अब अगर मैं ब्रोमीन, फ्लोरीन और सल्फर में कंपेयर करूं तो ऑब्वियसली सल्फर का ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू ब्रोमीन एंड फ्लोरीन. ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारा ब्रोमीन, और उसके बाद आ जाएगा हमारा फ्लोरीन, और उसके बाद आ जाएगा हमारा ब्रोमीन. सो द करेक्ट आंसर ऑब्वियसली इज ऑप्शन नंबर 1. फ्लोरीन कम इसलिए है, ये दूसरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को लेके, तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक फेमस टॉपिक है और इसका आइडिया बेसिकली है कि फ्लोरीन छोटा है, आप उसको इलेक्ट्रॉन दे दोगे, उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन शुरू हो जाएगा. सो इसीलिए फ्लोरीन की ब्रोमीन से ज़्यादा है पर क्लोरीन से कम है. ठीक है, फ्लोरीन के अराउंड होती है 333 किलोजूल पर मोल के आसपास, और ब्रोमीन की 250s के थोड़ा सा ऊपर है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. डेटा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, डेटा आपको बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत नहीं है. आप पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स देख लेंगे, आपको उतने में समझ में आ जाएगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेटमेंट 1. अगेन स्टेटमेंट क्वेश्चन गाइज. बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स. बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, डी में नहीं, पी में करता है. पी में मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल सब है, डी में नहीं है. Non-metals have higher ionization enthalpy and higher electronegativity than the metals. Obviously, statement number 2 सही है, statement number 1 सरासर गलत है. So इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1. इजी क्वेश्चन पर स्टेटमेंट क्वेश्चन. स्टेटमेंट क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं अगर आप देखेंगे तो. नेक्स्ट, द इनकरेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई. अब एटॉमिक रेडियाई के क्वेश्चन के लिए मैं नॉर्मली कोशिश करता हूँ अपने दिमाग में एलिमेंट्स प्लेस कर देने का. मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है अगर मैं एलिमेंट्स प्लेस कर देता हूँ तो. जैसे ये हो गया कार्बन, ये हो गया ऑक्सीजन, मैग्नीशियम यहाँ है, और यहाँ इसके पहले एल्युमिनियम आ जाएगा, यहाँ पे एल्युमिनियम आ जाएगा, यहाँ पे मैग्नीशियम आ जाएगा. तो इन सब में सबसे बड़ा मैग्नीशियम होगा, फिर एल्युमिनियम होगा, फिर कार्बन होगा, फिर ऑक्सीजन होगा. सो पहला वाला तो बिल्कुल सही है.
दूसरा वाला बोरॉन है, बोरॉन के नीचे एल्युमिनियम हो जाएगा, बोरॉन के बाद कार्बन है, उसके बाद नाइट्रोजन हो जाएगा और नाइट्रोजन के बाद फ्लोरीन हो जाएगी। सो एल्युमिनियम सबसे बड़ा होगा, फिर बोरॉन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन तक साइज डिक्रीज करेगा। सो ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, बेरिलियम यहाँ हो गया, मैग्नीशियम यहाँ हो गया, एल्युमिनियम यहाँ हो गया एंड सिलिकॉन यहाँ हो गया। तो इन सब में से सबसे बड़ा अगेन मैग्नीशियम होगा, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम होगा, एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन होगा, सिलिकॉन के बाद बोरॉन होगा, क्योंकि जब पीरियड चेंज होता है तो साइज एक्सपोनेंशियली घट जाता है। तो इसमें बेरिलियम सबसे छोटा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सरासर गलत है, क्योंकि बेरिलियम सबसे ज़्यादा बड़ा बताया गया है। ये एक छोटी सी ट्रिक या टिप्स मैं हमेशा बच्चों को देना चाहता हूँ कि जब भी ये रेडियस टाइप के क्वेश्चन आए ना, अगर आप इस तरीके से इसको फॉर्मुलेट कर लेंगे कि पीरियोडिक टेबल में कहाँ कहाँ है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है और बहुत कम टाइम लगता है। बहुत कम टाइम में आप एक्यूरेट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? देख रहे हैं फिर से क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं कि इतने स्टेटमेंट में से ये बताओ, असर्शन रीजन बताओ। तो क्वेश्चन ज़्यादातर इसी ब्लॉक से आते हैं। एंड अगर आप सेक्शन देखेंगे तो अब तक ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस फर्स्ट पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल से आए, यानी पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड से आए हैं। साइज बताओ, आयनाइजेशन बताओ, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, टॉप टू डाउन क्या आ रहा है। तो ज़्यादातर परसेंटेज इसकी है। ठीक है, खैर नंबर 1, द प्रोसेस ऑफ द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर। नहीं है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंडोथर्मिक होती है। ऑक्सीजन और सल्फर दोनों की सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंडोथर्मिक होती है। तो ये स्टेटमेंट तो सही नहीं है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। ये बिल्कुल सही है। आयनाइजेशन एनर्जी एक्सोथर्मिक हो ही नहीं सकती। आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा एंडोथर्मिक होगी। The first ionization energy of boron is less than that of beryllium. First ionization energy of boron. अब बेरिलियम में क्या है? बेरिलियम में आपको कन्फिगरेशन है 2s2 और बोरॉन में आपको कन्फिगरेशन है 2s2 2p1। तो बोरॉन का पार्शियली फिल्ड है, बेरिलियम का फुली फिल्ड है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सो सेकंड और थर्ड दोनों सही लग रहा है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज 2.5 इन CH4 एंड CCl4। ये गलत है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ ट्रेंड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो अलग कंपाउंड के हिसाब से एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज कर सकती है। सो फोर्थ वाला भी सही नहीं है। लिथियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1। बिल्कुल गलत है। सीजियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1। यानी ओनली सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले मैं एक बार और आपको याद दिला दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ओपन टेस्ट का एक लिंक है। प्लीज मेक श्योर यू अटेम्प्ट द टेस्ट एंड यू अंडरस्टैंड हाउ वेल योर प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सक्सेसिव 5 आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ एन एलिमेंट आर 800, 2427, 3658, 25024 and 32824 kilojoule per mole. By using the above value, predict the group in which the above element is present. ठीक है, अब इसको ये तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आयनाइजेशन एनर्जी कहाँ शूट अप कर रही है। तो अगर आप पहले 3 देखोगे तो पहले 3 आयनाइजेशन एनर्जी आसपास है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं है। पर थर्ड के बाद ये फोर्थ वाले में ह्यूज डिफरेंस आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन है ये आप एक इनर ऑर्बिट से निकाल रहे हैं। ये फोर्थ वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये आप एक इनर ऑर्बिट से निकालना है। यानी टेक्निकली इसकी वैलेंसी सिर्फ 3 होनी चाहिए और अगर इसकी वैलेंसी 3 है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रुप 13, यानी एल्युमिनियम के ग्रुप वाला। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अनदर स्टेटमेंट क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1, द रेडियाई ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज इंक्रीजेज इन द ऑर्डर Mg2+, Na+, F- O2-। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए नॉर्मल रूल सेज कि जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा और जितना पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा। तो ये आइडिया सही है। सारे के सारे 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास। O2- सबसे बड़ा होगा और Mg2+ सबसे छोटा होगा। चलो नेक्स्ट। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हैलोजेंस डिक्रीजेज इन द ऑर्डर क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन। स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही है। क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, आयोडीन का सबसे कम होता है, फ्लोरीन का थोड़ा कम हो जाता है बिकॉज हम ऑलरेडी देख चुके हैं आज के सेशन में कि फ्लोरीन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाते हैं। तो ये यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट।
आई रियली होप यू एंजॉयड दिस सेशन, और ऐसे और सेशंस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। मैं फिर से बता दूं, हमारे डिस्क्रिप्शन में एक ओपन टेस्ट का लिंक है, प्लीज़ इस टेस्ट को जाके अटेम्प्ट करें और अपनी प्रिपरेशन के बारे में थोड़ी और जानकारी लें। थैंक यू वेरी मच।